स्त्रियों को युद्ध शोभा नहीं देता, वो गृह की शोभा है। उन्हें गृह में रहना चाहिए। यदि स्त्रियां युद्ध करने जाने लगीं, तो गृह की कर्मभूमि की व्यवस्था कौन देखेगा? कौन संभालेगा घर को? किंतु महाराज, अपने विचार आपके समक्ष रखने के उपरांत मैंने सोचा तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्त्रियों को युद्ध कौशल का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि स्त्रियों को युद्ध कौशल का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देवी, ये आप क्या कह रही हैं? सत्य एवं व्यवहारिक तथ्य बता रही हूँ महाराज। यदि स्त्रियां युद्ध का अभ्यास करने लगी तो भोजन कौन बनाएगा? पुरुषों की सेवा कौन करेगा? यही तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना महाराज। ये आप कैसी बातें कर रही हैं देवी अंजना? वही जो आपने मेरे प्रस्ताव को सुनने के पश्चात मुझसे कहा था कि स्त्रियों को गृह कार्य में दक्ष रहना चाहिए। युद्ध स्त्रियों को शोभा नहीं देता। असंभव, अविश्वसनीय, ऐसा कदापि नहीं कहा होगा। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं? अविवेकपूर्ण, तथ्यहीन बात। तब से मैं भी यही सोच रही हूं कि आप जैसे वृहद एवं विकसित सोच रखने वाले कैसे कह सकते हैं ऐसी बात। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। देवी अंजना, ऐसी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा। अब ये बताओ कि युद्ध कला की शिक्षा का श्री गणेश कब से करोगी? मैंने अब स्त्रियों को युद्ध शिक्षा देने का विचार अपने मन से निकाल दिया है। थोड़े ही समय में भोजन तैयार हो जाएगा। आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। आश्चर्य है, मुझे समझ में यह नहीं आता है कि अचानक अंजना ने अपना विचार क्यों बदल दिया। और हमने ऐसा कब कहा कि ऐसा आपने नहीं महाराज के श्री, मैंने मारीच ने कहा है। अभी तो मैं ऐसा बहुत कुछ करूंगा, कहूंगा जो आप न कभी कह सकते हैं और ना करेंगे। सर्वनाश। ये लो, ये औषधि पीसकर तुरंत राजा तक पहुंचा दो। किंतु वैद्य जी, ये वो वनस्पतियां नहीं है जो मैं प्रतिदिन राजा के लिए तैयार करता हूँ। हाँ, ये नित्य की जड़ी बूटियां नहीं हैं, उनसे भिन्न जड़ी बूटियां हैं। राजा की विशेष मांग है इस। विशेष मांग? क्यों वैद्य जी? आज उनके यहाँ एक विशेष अनुष्ठान होने वाला है, इसलिए। हमारे राजा रहने के लिए ऐसा कोई उपक्रम नहीं होगा जो वो ना करते हो। कहो पुत्र, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? वैद्यराज, मैं श्वेत मधु के विषय में जानना चाहता हूँ। कि इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तुम श्वेत मधु के बारे में क्यों जानना चाहते हो? और तुम्हें इस विषय में किसने बताया? वैद्यराज, मुझे श्वेत मधु के विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। यदि आपको इस विषय में कुछ भी पता है तो आप कृपया करके मुझे बताएं। जहां तक मैं श्वेत मधु के विषय में जानता हूं, इसके प्रयोग से एक वृद्ध व्यक्ति फिर से युवा हो सकता है। इसके प्रयोग से एक वृद्ध व्यक्ति फिर से युवा हो सकता है। वैसे तो श्वेत मधु के विषय में यहां तक कहा जाता है कि इसमें जीवनदायिनी शक्ति है, किंतु श्वेत मधु से जीवन देने की विद्या सबको नहीं आती, केवल देवताओं को आती है पुत्र।
हे भगवान, कहीं से भी कैसे भी हमारे राजा को श्वेत मधु प्राप्त हो जाए। मुझे नित्य प्रतिदिन की ये सब जड़ी बूटी पीसने से मुक्ति मिल जाए। मित्र, क्या यहाँ के राजा युवा होने का प्रयास कर रहे हैं? प्रयास? अपने युवा होने के चक्कर में उन्होंने मेरा जीवन दूभर कर रखा है। वो युवा होंगे या नहीं होंगे ये तो भविष्य को ही पता है, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ, उनके लिए जड़ी बूटी कूटते कूटते मैं एक दिन वृद्ध अवश्य हो जाऊंगा। कहीं इसी राजा ने तो श्वेत मधु की चोरी नहीं करवाई है? मित्र, क्या तुम अपने वो राजा से मुझे मिलवा सकते हो? क्यों नहीं, मैं प्रतिदिन ये जड़ी बूटियां लेकर उनके यहाँ ही जाता हूँ। आज भी जा रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ। धन्यवाद मित्र। अब तो राजा से ही मिलकर पता चलेगा कि उसका संबंध श्वेत मधु से है अथवा नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पिताश्री। न जाने महाराज को क्या हो गया है। अब क्या किया पुत्र केसरी ने? कल की ही बात है, मैंने उनसे स्त्रियों को युद्ध शिक्षा देने की बात कही तो पहले एक क्षण में तैयार हो गए, मेरे प्रस्ताव की सराहना भी की, किंतु थोड़े समय के पश्चात आकर मुझसे बोले कि मेरा यह प्रस्ताव व्यर्थ एवं निरर्थक है। और आज पुनः आकर मुझसे स्त्रियों को युद्ध शिक्षा देने की बात कह रहे थे। ये कैसी ढुलमुल नीति है उनकी, कभी हाँ तो कभी ना। यदि उनकी इच्छा नहीं है तो मुझसे स्पष्ट कह दे, मेरा मन बहलाने की क्या आवश्यकता है। नहीं पुत्री, जिस बात को तुम इतनी सुगमता से कह रही हो वो बात इतनी सुगम है ही नहीं, कुछ गड़बड़ है। देखो, जामवन जी भी कह रहे थे कि कल पुत्र केसरी ने पहले तो स्वयं ही सैनिकों को दक्षिणी दिशा में जाने का आदेश दिया, और जब वो तैयार होकर जाने लग गए तो स्वयं ही जाकर उन्हें रोककर वापस भी बुला लिया। तब तो अवश्य ही इसके पीछे कोई गंभीर भेद है पिताश्री। हाँ पुत्री, हमें सतर्क होकर ध्यान रखना होगा और केसरी के इस अकस्मात असहज व्यवहार के पीछे के मूल कारण का पता लगाना होगा। अच्छा ये बताओ कि क्या पुत्री केसरी आजकल आंतरिक रूप से अस्वस्थ है? नहीं पिताश्री, उनका स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। तब तो अवश्य ही कोई बहुत ही गहरा रहस्य है पुत्री, जिसका पता लगाना अब अनिवार्य हो गया है। मैं आपसे सहमत हूं पिताश्री। चाहे कितनी भी चेष्टा क्यों ना कर लो तुम लोग, तुम इस मारीच की माया का भेद कदापि नहीं जान पाओगे, कदापि नहीं। हाँ, मेरी माया जाल एवं भेद के चक्रव्यूह में तुम लोग फंसते अवश्य जाओगे, फंसते जाओगे। मित्र, क्या सच में तुम्हारे राजा की इच्छा है पुनः युवा बनने की? क्या बताऊं मित्र, हमारा राजा पागल हो गया है। तुम ही बताओ, कभी कोई वृद्ध युवा बन सकता है? जिस अवस्था में लोग सब कुछ त्याग कर वानप्रस्थ ग्रहण कर लेते हैं, उस अवस्था में वो अपना दूसरा विवाह करने की योजना बना रहा है। मित्र, तुम थके हुए तथा विचलित लग रहे हो। यदि तुम्हारा मन हो तो तुम गृह जाकर विश्राम कर लो। मित्र, यदि मैं विश्राम करूंगा तो ये जड़ी बूटियां हमारे राजा तक कौन पहुंचाएगा? और वैसे भी आज उनके यहाँ एक विशेष अनुष्ठान होने वाला है। यदि ये जड़ी बूटियां आज मैंने उन तक नहीं पहुंचाई ना, तो वो मुझे सूली पर चढ़ा देंगे। विशेष अनुष्ठान?
कहीं इस विशेष अनुष्ठान का संबंध श्वेत मधु से तो नहीं? मित्र, तुम्हारे स्थान पर मैं इन जड़ी बूटियों को तुम्हारे राजा तक पहुंचा दूंगा। तुम चाहो तो आज विश्राम कर लो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। ये लो, संभालो इन्हें, कम से कम एक दिन का पीछा छूटे। अच्छा मित्र, मैं चलता हूं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि श्वेत मधु की चोरी में जामवंत जी, आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए कुंजर जी। इस समय आप किससे बात कर रहे थे जामवंत जी? किससे बात कर रहा था? किसी से भी तो नहीं। यहाँ हमारे कक्ष में है ही कौन जिससे बात करूंगा? पर मैंने आपको किसी से बात करते सुना जामवंत जी, और अभी अभी किसी काक की भी ध्वनि आई थी आपके कक्ष से। और ये हमारा पूर्ण विश्वास है जामवंत जी कि ये सब हमारा भ्रम नहीं था। बताइए जामवंत जी, मुझे सत्य बताइए। न जाने क्यों मुझे इसमें कोई संदेह प्रतीत हो रहा है। क्षमा करें महाराज कुंजर, क्या मैं आपको संदेहशील प्राणी दिखता हूं? अरे नहीं नहीं जामवंत जी, नहीं। देखिए, आप क्रोधित ना होइए। भला मैं आप पे संदेह करूंगा? स्वप्न में भी नहीं। अच्छा, वो पुत्र केसरी के साथ आपकी वार्ता हो पाई कि नहीं? कि उन्होंने सैनिकों को सीमा पर जाने से रोका क्यों? हाँ, मैं इस विषय में महाराज से मिलने गया था, किंतु उनसे बात नहीं हो पाई। कुछ तो असामान्य है जामवंत जी। कोई तो था आपके कक्ष में। इससे पूर्व तो कभी हमें ऐसी अनुभूति नहीं हुई। फिर आज ही ऐसा क्यों? मुझे इस संदर्भ में केसरी से बात करनी ही होगी, क्योंकि समय की यही पुकार है कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया जाए। कुंजर, मैं पढ़ना भी जानता हूं मन को। भली भांति पढ़ सकता हूं मैं। तुम्हारे मन में उठने वाले विचारों को, इससे पूर्व कि तुम मेरी सफलता के मार्ग में व्यवधान बनो, मैं तुम्हें अपने मार्ग से हटा दूंगा। हाँ। तो ये है अमृत तुल्य श्वेत मधु। जिसको पाने के लिए संसार अपने प्राणों को दांव पर लगाता है। अब मुझे युवा होने से कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा अनुमान सत्य था। श्वेत मधु राजा के पास ही है। महाराज, इस श्वेत मधु को मेरे शिष्यों ने अपना जीवन दांव पर लगाकर प्राप्त किया है आपके लिए। हम प्रसन्न हुए, हम अति प्रसन्न हुए तंत्र गुरु। ये लो।
तंत्र गुरु, आप अनुष्ठान की तैयारी करें। श्वेत मधु आ गया है। आपके द्वारा बताई गई वनस्पति यहां शीघ्र ही पहुंच जाएगी। अब हम अपने युवा होने में एक क्षण का विलंब नहीं चाहते। महाराज, संपूर्ण व्यवस्था होने के पश्चात भी एक समस्या है। कैसी समस्या? महाराज, हमें एक ऐसा युवा चाहिए जो स्वेच्छा से अपनी आयु आपको देने के लिए तैयार हो जाए। उसकी चिंता आप ना करें। मेरे पास 3 पुत्र हैं और तीनों आज्ञाकारी हैं। मेरी आज्ञा से असहमत नहीं होंगे। आप बस अनुष्ठान की तैयारियां शुरू कीजिए। ये राजा तो अधर्म के मार्ग पर है। ये अविवेकी सृष्टि के नियम को बदलने की चेष्टा कर रहा है। अब मुझे श्वेत मधु को प्राप्त करने के साथ साथ इस मूढ़ को भी धर्म के मार्ग पर लाना होगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं पिताश्री? आप हमारे परम मित्र जामवंत पर संदेह कर रहे हो? हाँ पुत्र, संदेह तो हमें जामवंत जी पर विगत कई दिनों से ही हो रहा था, पर कल रात्रि को हमारा संदेह तब और भी प्रबल हो गया जब हमने स्वयं अपनी आंखों से जामवंत के कक्ष से एक काग को उड़कर जाते हुए देखा पुत्र। और हमें तभी आभास भी हो गया था कि वो कोई साधारण काग नहीं बल्कि एक मायावी था पुत्र। और इसी घटना के पश्चात हम आपको पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि जामवंत के मन में कुछ न कुछ ऐसा अवश्य चल रहा है पुत्र, जो भविष्य में इस राज्य परिवार के लिए अमंगल और अहितकारी सिद्ध हो सकता है। बस पिताश्री बस। आपका साहस कैसे हुआ मेरे परम मित्र जामवंत पर ऐसा आरोप लगाने का? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि जामवंत ऐसा षड्यंत्र रच सकते हैं? पुत्र, हम तो केवल अपने मन की बात से आपको अवगत कराना चाहते थे और कुछ नहीं। पिताश्री, आप मन की बात को अधिक महत्व देते हैं ना? तो आप मेरे मन की बात सुनिए, जो मैं आपको बहुत दिनों से कहना चाहता था। हाँ हाँ, तो कहिए ना, क्या बात है पुत्र? देखिए, अपनों के बीच कभी मन की बात को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि शीघ्र अतिशीघ्र उसे प्रकट कर देना चाहिए। कहिए, क्या बात है? बात यह है पिताश्री कि एक पिता को अपने पुत्री के यहां इतने दिनों तक रहना उचित नहीं है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पुत्र? हम तो यहां केवल आपके ही आग्रह पर रुक गए थे, और ये बात आप भली भांति जानते हैं पुत्र। उस बात को तो मैंने आपको सम्मान देने के लिए कहा था, सच में रुकने के लिए नहीं। किंतु आप यहां से हिलने का नाम तक नहीं ले रहे हैं, जैसे निवास स्थान आपका हो। आप आयु के जिस पड़ाव पर हैं, वो आप स्वयं को ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक पिता को अपनी पुत्री के यहां जल ग्रहण करना निषेध है। किंतु आप अपनी पुत्री के यहां अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बस कीजिए पुत्र, बस कीजिए। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपके मुख से हमें कुछ ऐसा सुनना पड़ेगा। किंतु दोष आपका नहीं है पुत्र, दोष हमारा है, सारा दोष हमारा है।
रूपेण हम ही दोषी है पुत्र। आपने सत्य ही कहा है कुंजर जी। केसरी तो आपके सम्मुख मस्तक भी नहीं उठा सकता, किंतु अब मैं मारीच ये सिद्ध करेगा कि केसरी ही मायावी है। जो कुछ हो रहा है वो केसरी ही कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। यही सिद्ध होगा कुंजर जी, यही सिद्ध होगा। सर्वनाश, सर्वनाश। तो पुत्रों, तुम लोगों ने क्या निर्णय लिया है? तुम में से कौन अपनी आयु मुझे देने को तैयार है? पिताश्री, आप हमारे जनक हैं। हमारा ये जीवन आप ही का दिया हुआ है। हम सभी आपको अपनी आयु देने के लिए प्रस्तुत हैं। आप हम में से किसी की भी आयु ग्रहण कर युवा बन सकते हैं। आप स्वयं निर्णय लें पिताश्री। मुझे इसकी आयु चाहिए, मुझे इसकी आयु चाहिए। परंतु पिताश्री, अभी तो ये बहुत छोटा है, इसने संसार भी नहीं देखा। पिताश्री, आप मेरी आयु ले लीजिए। तुम चुप रहो मूर्ख। इसकी आयु मुझे इसलिए चाहिए कि ये सबसे अधिक युवा है। इसकी आयु लेकर मैं अधिक समय तक युवा बना रह सकता हूं। अब जाओ, अनुष्ठान की तैयारी करो। जो आज्ञा पिताश्री। मुझे अपने पुत्रों पर गर्व है। आपको अपने पुत्रों पर अवश्य ही गर्व होगा, किंतु आपके पुत्रों को आप पर गर्व नहीं होगा। राजन, आप जो करने जा रहे हैं उससे सारा संसार कलंकित होगा। आपके पुत्रों को ये कहते हुए लज्जा आएगी कि आप उनके पिता हैं। राजन, स्वयं युवा होने के लिए अपने संतानों की युवा अवस्था छीनना ये घोर पाप है। राजन, इस अपराध के लिए आप स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे और ना ही संसार आपको कभी क्षमा कर पाएगा। दुष्ट वानर, तुम कौन हो और तुम्हें यहां आने की अनुमति किसने दी? सैनिकों! जी महाराज। बंदी बना लो इस वानर को। हाँ, दे लो इसे। कि एक पिता को अपने पुत्री के यहाँ इतने दिनों तक रहना उचित नहीं है। उस बात को तो मैंने आपको सम्मान देने के लिए कहा था, सच में रुकने के लिए नहीं। किंतु आप यहाँ से हिलने का नाम तक नहीं ले रहे हैं, जैसे निवास स्थान आपका हो। कि एक पिता को अपनी पुत्री के यहाँ जल ग्रहण करना निषेध है।
उस बात को तो मैंने आपको सम्मान देने के लिए कहा था, सच में रुकने के लिए नहीं। क्या हुआ कुंजर जी? आप इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? जामवन जी, आज हमारे ही पुत्र केसरी ने हमारा घोर अपमान किया है। हमारे ही हृदय के टुकड़े ने हमारे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए जामवन जी, टुकड़े टुकड़े कर दिए। आप तो जानते हैं ना जामवन जी, हमने सदैव केसरी को अपना पुत्र ही माना है, कभी उसे पृथक नहीं समझा। लेकिन आज केसरी ने हमसे ये कहा जामवन जी कि उसे हमारा इस राजमहल में रहना बुरा लगता है। स्वयं केसरी ने हमसे ये कहा। किंतु सच तो ये है जामवन जी कि हम केवल इसलिए यहां रुक गए थे कि इस गृह को हमने अपनी पुत्री का गृह नहीं, पुत्र केसरी का गृह माना था। लेकिन आज हमारे पुत्र केसरी ने हमारी आंखें खोल दी जामवन जी। इसलिए अब हम एक क्षण भी यहां नहीं रुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। आज ही इस राजमहल का त्याग करके हम अपने राज्य लौट जाएंगे जामवन जी। आपका निर्णय बिल्कुल उचित है कुंजर जी। एक स्वाभिमानी का निर्णय यही होना चाहिए था। इतने बड़े अपमान के बाद आपको यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, एक क्षण के लिए भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जामवन जी, हम अब एक क्षण के लिए भी यहाँ नहीं रुकेंगे। हम अभी अपनी पुत्री अंजना से मिलकर इस राजमहल का त्याग कर देंगे जामवन जी। आज्ञा दीजिए जामवन जी, आज्ञा दीजिए। सर्वनाश। आदरणीय कुंजर जी, आपने मुझ पर मारीच पर संदेह किया ना? देख लिया मैंने आपकी क्या स्थिति कर दी है। आपका इस अंजन प्रदेश में एक दिन भी रहना कठिन हो गया है। जो भी मेरे उद्देश्य के मार्ग में बाधा बनेगा, मैं उसकी यही स्थिति कर दूंगा, यही स्थिति। सर्वनाश, सर्वनाश। और साथ में ज्ञान की बूटी भी। उस वैद्यराज को तो मैं बाद में देखूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें दंडित करूंगा। राजन, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, केवल आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आप कर रहे हैं वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। आयु का बढ़ना तो ज्ञान का विस्तार होता है और आप उसे ही अवरुद्ध कर देना चाहते हैं। ऐसा अधर्म मत कीजिए राजन। स्वयं को युवा करने हेतु अपने पुत्रों का जीवन मत छीनिए। श्वेत मधु चुराकर आपने मधुमक्खियों का जीवन तो संकट में डाल ही दिया है और उनके जीवन का भी हरण किया है अपने स्वार्थ हेतु। राजन, धर्म ही तो बल होता है मनुष्य का, उसे अधर्म से शत-विशत मत कीजिए। वानर बालक, अपने ज्ञान का पिटारा बंद करो और ये बताओ, श्वेत मधु के विषय में तुम कैसे जानते हो? राजन, जिसके पीछे सारा संसार पागल है, उसे मैं कैसे नहीं जानूंगा? तब तो उसके गुणों को भी जानते होगे तुम।
यदि आप जान सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं तो ये भी जानता हूँ कि आपने श्वेत मधु की चोरी किस लिए की है। तुम क्या समझते हो? तुम्हारे प्रवचन से मैं अपना मार्ग बदल दूंगा? कदापि नहीं। मुझे अपना यौवन प्राप्त करना है और श्वेत मधु द्वारा उसे प्राप्त करके रहूंगा। चलिए महाराज, अनुष्ठान की व्यवस्था पूर्ण हो गई। ये लीजिए अपनी विशेष वनस्पतियां। सैनिकों, इस वानर पर दृष्टि रखो। समझ गया राजन। अज्ञानी को ज्ञान की भाषा कम और उसकी भाषा में समझाई हुई बात शीघ्र एवं सहजता से समझ आती है। इसीलिए अब मैं तुम्हारी ही भाषा में समझाऊंगा। उस बात को तो मैंने आपको सम्मान देने के लिए कहा था, सच में रुकने के लिए नहीं। किंतु आप यहाँ से हिलने का नाम तक नहीं ले रहे हैं, जैसे निवास स्थान आपका हो। आप आयु के जिस पड़ाव पर हैं, वो आप स्वयं को ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक पिता को अपनी पुत्री के यहाँ जल ग्रहण करना निषेध है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? महाराज केसरी आपसे ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? मैं तो स्वयं चकित हूं पुत्री, किंतु सत्य भी यही है। आज केसरी ने जिस प्रकार हमारा घोर अपमान किया है, अपने कटु वचनों से हमारे सीने को छलनी छलनी कर दिया है, उसका तो हम शब्दों में वर्णन भी नहीं कर पाएंगे। बस ये समझ लो कि अब हमारा यहाँ एक पल भी रुकना व्यर्थ होगा अंजना। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम इस राजमहल का परित्याग कर अपने राज्य लौट रहे हैं पुत्री। महाराज, आज इस अनुष्ठान के द्वारा आपको आपके पुत्र की आयु प्राप्त हो जाएगी, शक्ति, साहस एवं पौरुष से परिपूर्ण। तथा आपका पुत्र आपकी अवस्था को प्राप्त कर वृद्ध हो जाएगा, तथा आपका पुत्र आपकी अवस्था को प्राप्त कर वृद्ध हो जाएगा। तंत्र गुरु, विलंब क्यों? अनुष्ठान शीघ्र आरंभ करें। महाराज, जब मैं आपको यज्ञ में श्वेत मधु की आहुति देने के लिए आपको कहूं, तब आप श्वेत मधु की आहुति देना प्रारंभ कीजिएगा। आहुति के साथ साथ आपके युवा होने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। कुछ क्षण में आप पूर्णतया युवा हो जाएंगे, पूर्णतया युवा हो जाएंगे, पूर्णतया युवा हो जाएंगे। नहीं पिताश्री, रुकिए। मैं आपको इस प्रकार जाने नहीं दूंगी। आप यहीं रुकिए, मैं उनसे बात करती हूँ। अब बात करने को शेष क्या है अंजना? जो होना था सो हो गया। हमें विदा कीजिए बस। नहीं पिताश्री, उनके बदले हुए व्यवहार को देखते हुए अब उनसे बात करना अनिवार्य है। निरंतर बदलते हुए उनके इस व्यवहार से अब तक मैं आहत कम और हतप्रभ अधिक थी, किंतु आज जो उन्होंने आपके साथ किया है वो एक पुत्री के लिए असहनीय है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि महाराज को हो क्या गया है। मैं तो स्वप्न में भी ये नहीं सोच सकती कि मेरे पति मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान भी कर सकते हैं। मुझे मेरे पति के स्वभाव में आए हुए इतने बड़े परिवर्तन के कारण का पता लगाना ही होगा। पिताश्री, ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है। आप यहीं रुकिए, मैं उनसे बात करके आती हूँ।
देवी अंजना, व्यर्थ ऊर्जा मत गवाओ। हाथ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने, मारीच ने अपनी माया का जाल सघनता से बुन दिया है। तुम सब उसमें पूरी तरह फंस चुके हो। और ध्यान रहे, ये माया जाल माया सम्राट मारीच का माया जाल है।